नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने क्लास 6 का चैप्टर 4 जो कि इतिहास का टॉपिक है, टाइम लाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की समय रेखा और उनके स्रोत, इसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है वो अभी कुछ जो स्टेट्स हैं वहां पे लागू हो गए हैं, कुछ जो स्टेट्स हैं वहां लागू होना बाकी है, लेकिन वो इस सेशन में या इसके बाद वाले सेशन में धीरे धीरे करके पूरे भारत वर्ष में ये जो सिलेबस है उसको लागू किया जाएगा। ये जो सिलेबस सीबीएसई के द्वारा बनाया गया है कि बड़ा ही एक अच्छा सिलेबस इसको हम कह सकते हैं। इसमें जो बच्चे हैं क्लास 6 स्टैंडर्ड से ही वो अपने कल्चर, सिविलाइजेशन, आर्ट और बहुत सारे जो ऐतिहासिक महत्व के तथ्य हैं उनके बारे में वो अवगत हो पाएंगे। और जिसका बहुत दिन से ये डिमांड चल रहा था कि भाई जो इतिहास है वो उसमें कुछ सुधार होना चाहिए, उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे देश को, इंडिया को सही तरीके से जान पाए, सही तरीके से समझ पाए। तो इसलिए भी हमको लगा कि भाई ये जो चैप्टर है, ये जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास 6 टू 12 तक का हम ये प्रयास करेंगे कि उसमें खास करके हिस्ट्री का जो पार्ट है उस पार्ट को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से, चाहे वो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं या हिंदी मीडियम बच्चे हैं, दोनों तरीके के जो बच्चे हैं उनको इस क्लास को समझने में आसानी हो। तो चलिए हम क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी का जो बुक है उसका चैप्टर 4 है, क्योंकि पहला जो 3 चैप्टर है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ये हिस्ट्री का टॉपिक है, टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास में समय रेखा एवं उनके स्रोत, ये जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इतिहास जो है वो एक तरीके से इतिहास में क्या समय रेखा है उसका बहुत महत्व है, और जो उसके स्रोत हैं उनके बहुत महत्व है। क्योंकि पूरा का पूरा जो इतिहास है वो टाइमलाइन और स्रोत के आधार पे ही इतिहास लिखे जाते हैं। इतिहास और साहित्य में यही जो एक है वो मौलिक अंतर है कि भाई जो साहित्य है उनमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, उनके कुछ स्रोत नहीं होते हैं, वो बिना स्रोत और बिना टाइमलाइन के लिखे जाते हैं। लेकिन इतिहास जो है वो पूरे का पूरे टाइमलाइन और स्रोत के आधार पर लिखा जाता है। टाइमलाइन और स्रोत के अभाव में कोई भी जो घटना है, कोई भी जो इतिहास है वो इतिहास नहीं रह जाता है। और इस तरीके की जो कहानियां हैं, आप क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे चीज सुने होंगे जिनको हम फॉल्क टेल्स के रूप में जानते हैं, किंवदंतियां, कहानियां। और जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो राम मंदिर विवाद चल रहा था, वहां पे भी जो बहुत सारे जो तर्क दिए गए थे कोर्ट में, वो ये बताए गए थे कि भाई ये तो एक वो दंत कथाएं हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि भाई भगवान राम जो है वो अयोध्या से जो है लंका में गए थे और वहां जो है रावण को हराए थे। लेकिन जब बाद में इसके बहुत सारे जो साक्ष्य हैं, बहुत सारे जो स्रोते हैं, उनसे बहुत सारे जो पुरातात्विक स्रोते हैं, इनसे जब इसका जानकारी निकलना शुरू हुआ और
इस बात को एक मुहर लगा कि नहीं, वो जो घटना था वो भी एक इतिहास ही था और उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। हाँ, ये जरूरी है कि उस समय के जो स्रोत हैं वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिले हैं, इसलिए उस समय के बारे में बहुत ज्यादा जो जानकारी है वो हमारे पास सटीक नहीं है और हमें उसके लिए उस समय के जो समकालीन, बाद में जो भी समकालीन जो लेखक हुए, चाहे राम तुलसीदास का रामचरितमानस हो, वाल्मीकि का जो है रामायण हो, ठीक है ना, तो इन सारे चीजों पे मतलब पुरातात्विक स्रोत जो है वो नहीं है, लेकिन जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें उनके प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो ये स्रोत हैं और ये जो टाइम लाइन है वो हमारे इतिहास को एक रूप देने का काम करता है, एक आकार देने का काम करता है। इसीलिए जो सबसे पहला टॉपिक है उसका हेडलाइन है क्या, तो टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास में समय रेखा क्या है और उसके स्रोत किस किस प्रकार के हैं, उसके बारे में ये चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो है वो सबसे पहले ये जो बुक स्टार्ट हुआ है वो एक कोटेशन से स्टार्ट हुआ है। ये E.H. कार हैं, एक बहुत बड़े विद्वान हैं। इनका मानना है, इनका कहना है, क्या कहना है, तो ये कहते हैं कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। कि हिस्ट्री जो है वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच एक अनएंडिंग डायलॉग है। मतलब ऐसा डायलॉग है जिसका कोई एंडिंग नहीं है। मतलब आज जो पास्ट है, आज जो प्रेजेंट है, वो कल पास्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रहा है, इसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, कल आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो कल के लिए क्या हो जाएगा, तो इतिहास हो जाएगा। तो यही इनका कहना है कि जो हिस्ट्री है वो एक अनएंडिंग डायलॉग है, इसके बीच में तो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में एक अनएंडिंग डायलॉग है। इसके साथ एक और अनएंडिंग डायलॉग कहाँ है, तो बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। मतलब आज का जो समाज है और जो समाज बीत गया है, तो उसके बीच भी ये एक तरीके का अनएंडिंग डायलॉग है। समाज में लगातार परिवर्तन हो रहा है, समाज में लगातार चेंजिंग हो रहा है, समाज में लगातार सुधार हो रहे हैं, और ये जो घटनाक्रम है, ये जो डायलॉग है वो अनएंडिंग है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। We can fully understand the present only in the light of the past. ये कहते हैं कि अगर हम अपने वर्तमान को सही तरीके से, अगर हमें अपने वर्तमान को समझना है, तो उसके लिए हमें कैसे समझ पाएंगे, तो ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। मतलब जो पास्ट है, पास्ट के प्रकाश में ही हम आज का जो वर्तमान है उसका सही तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब सही तरीके से आज जो हमारा समाज है उसको अगर हमको समझना है, तो उसके लिए हमको पास्ट का अध्ययन करना होगा और पास्ट में की गई गलतियों से सीख लेते हुए उसे आज का जो प्रेजेंट समाज है उसमें उसको लागू करवाना होगा। तभी कोई समाज जो है वो एक सतत विकास की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर पाता है। जो समाज अपने पास्ट को भूलकर अपने वर्तमान की तरफ आंख मूंद कर आगे बढ़ते जाता है, या जो समाज अपने पास्ट को भूल जाता है, इतिहास उनको भूल जाता है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। इतिहास जो है वो एक इस प्रकार का घटनाक्रम है जैसे सूर्योदय के बाद सूर्यास्त। मतलब जिंदगी का जितना भी पहलू है उसके दो पक्ष हैं, स्टार्ट और एंड। तो उसी प्रकार से इतिहास भी जो है ये एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी रुकने वाला नहीं है और ये अपने आप को फिर से दोहराता है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हुए
आज का जो प्रेजेंट समय है उसमें उन गलतियों से जो भी हमको अनुभव मिला है, जो सीख मिला है, उसको अगर हम लागू नहीं करते हैं तो वो जो पास्ट है वो फिर अपने आप को दोहराता है। और भारत जैसे समाज के लिए ये नितांत ही सत्य कथन है। इसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे ही भारत में जो लोग थे जो कि जातियों में बटे हुए थे, अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए थे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि भारत को एक लंबे समय तक दूसरे देशों का या दूसरे जो लोग थे उनका गुलाम रहना पड़ा। और ये हमें इस बात की सीख देता है कि आज भी जो हमारे समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, हमारे समाज को बांटकर और वोट बैंक के लिए जो नेता लोग हैं वो जो हमारा यूज कर रहे हैं, तो अगर आज का जो युवा वर्ग है, आज का जो पीढ़ी है, आज का जो जनरेशन है, अगर उसे अपने पास्ट के इतिहास के बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगा, अगर वो पास्ट में की गई गलतियों के बारे में सही से नहीं जान पाएंगे कि आखिर हमारा देश इतना दिन तक मुगलों का गुलाम क्यों रहा, अरबों का गुलाम क्यों रहा, अंग्रेजों का गुलाम क्यों रहा, उसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या कारण थे, अगर जो आज का हमारा प्रेजेंट जनरेशन है अगर वो उसको नहीं समझता है, उसके सामने अगर उन सारे तथ्यों को सही तरीके से नहीं लाया जाता है और अगर उनके सामने सही तरीके से तथ्यों को लाया भी जाता है लेकिन अगर वो उनसे सीख नहीं लेता है, मतलब अपनी मतलब कहां कहां हमारा जो समाज था उसने गलती किया और जिसके कारण उसे इतने दिन तक गुलाम रहना पड़ा, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हमें फिर से दूसरे लोगों का गुलाम बनना पड़ेगा और इतिहास अपने आप को फिर से एक बार दोहराने के लिए तैयार है। खैर, एक शिक्षक होने के नाते हम लोगों के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि हम अपने समाज को, खास करके जो युवा वर्ग हैं, जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, उनको सही जो इतिहास है उसका जानकारी दें ताकि वो इतिहास में की गई गलतियों से सीखें और इतिहास में जो कुछ वैसे लोग हैं उनसे प्रेरणा लेकर भविष्य में अपने जीवन को सफल बनाने में या भविष्य में जो हमारा देश है उसके लिए वो काम कर सके। चलिए, तो ये कथन था E.H. कार्ल महोदय का। अब सबसे पहले जो है वो ये क्वेश्चन से ये स्टार्ट होता है कि हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, कि भाई हम अपने पास्ट के बारे में कैसे लर्न करेंगे, कैसे सीखेंगे कि भाई पास्ट क्या था, कैसे था, कैसे जानेंगे। तो कहता है यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको थिंक करने के लिए बोला है कि भाई ना इसको थिंक करिए कि व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी यू कैन रिकलेक्ट। वो कौन से अर्लीस्ट मेमोरी है जिसको आप रिकलेक्ट कर सकते हैं। करने का मतलब है कि वो कौन सा याद जो है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले का कौन सा ऐसा याद है जिसको आप रिकलेक्ट कर सकते हैं। या हर एक बच्चा के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि लंबे समय तक उनको याद रहती है। जैसे कभी जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको याद आता है कि यार वो जब हम बच्चा थे तो हम आम तोड़ने गए थे और पकड़ा गए थे, घर में मार पड़ा था। जब हम बच्चा थे तो नदी में नहाने चले गए थे दोस्तों के साथ, पकड़ा गए थे तो घर में पिटाई पड़ा था। तो स्कूल में हमने ये काम नहीं किया था इसके लिए हमको स्कूल में पिटाई पड़ा था। तो कुछ ऐसी यादें हैं जो कि बच्चों को उसे जोड़ कर रखती है। तो यहाँ यही ये बोल रहा है कि वो कौन सा अर्लीस्ट मेमोरी है जो कि आपको याद है, आप उसको रिकलेक्ट कर सकते हैं। डू यू रिमेम्बर्स हाउ ओल्ड यू वर, और आपका ये जो मेमोरी है क्या आपको याद है कि आप उस समय कितने उम्र के थे। मतलब जब आप आम तोड़ने गए थे तो आप किस उम्र के थे एट दैट टाइम, उस समय। Those memories are a past of your those memories are a past of your past। वो जो मेमोरीज हैं,
वो जो यादें हैं वो आपके पास्ट का ही एक पार्ट है। यहाँ पे पार्ट है, पार्ट ऑफ योर पास्ट, मतलब आपके पास्ट के ही वो एक पार्ट है। इस प्रकार की जो मेमोरी है, जैसे मान लीजिए जो हम बताए कि आम तोड़ने गए थे और घर में मार पड़ा था, तो वो जो आम तोड़ने हम गए थे, वो जो हमारा मेमोरी है वो क्या है, तो हमारे पास्ट का ही एक पार्ट है, हमारा पास्ट का ही एक हिस्सा है। मे बी गोइंग 5 और 6 ईयर बैक, जो कि 5 या 6 साल पहले ये घटना घटा था। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी का जो मेमोरी है वो एक ही तरीके का है कि 5 या 6 साल पहले ही उनको याद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर मान लिए कि वो 18 साल 20 साल के हो गए हैं, 15-16 साल के हैं, या बहुत सारे जो वयस्क लोग हैं अगर वो 25 और 26 साल के भी अगर हो गए हैं, तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10-10 साल 12-12 साल पहले का भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो जिसका कुछ न कुछ मेमोरी आपके दिमाग में होता है कि इस प्रकार का घटना हुआ था। हो सकता है वो डिटेल में पता ना हो, लेकिन कुछ जो उसके घटना कुछ जो घटनाएं हैं उनका जो कुछ घटनाक्रम है वो आपको याद होता है। तो यहाँ यही कह रहा है कि इस प्रकार की जो मेमोरीज हैं जो कि 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल पहले घटित हुआ था, वो क्या है, तो वो हमारे पास्ट का ही एक पार्ट है, पास्ट का ही हमारा एक हिस्सा है जो कि हमको याद रहता है। तो इस प्रकार से ये जो है वो बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया है ताकि बच्चे जो है वो अपने पास्ट के बारे में जान सके। और हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, तो हिस्ट्री इज नथिंग बट पास्ट। हिस्ट्री कुछ नहीं है, हिस्ट्री बस पास्ट है, मतलब आज से पहले जितना भी घटना हुआ वो सारा का सारा हमारे लिए पास्ट। तो आप इसको अच्छे से समझ गए। फिर कहता है कि हाउ डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग द पास्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट वर्ल्ड। क्या आपको ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, कि जब हम पास्ट के बारे में समझ हमको होता है, पास्ट के बारे में हम समझते हैं, तो वो हमारी मदद करेगा कैसे, तो अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट वर्ल्ड, आज का जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसको समझने में वो हमारी मदद करेगा। तो हाँ, पास्ट में जो कुछ घटनाएं होती हैं उसका हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड से कुछ रिलेशन होता है, कुछ संपर्क होता है, कुछ उनके साथ हमारा जुड़ाव होता है। जैसे कि अगर आज कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं तो उसका कुछ न कुछ पास्ट से उसका रिलेशन होता है। मान लिया जाए एग्जाम्पल, राम और मोहन जो है वो दो अच्छा दोस्त है, लेकिन आज राम और मोहन के बीच स्कूल में लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, मारापिटी हो गया। लेकिन उसका मतलब आज का जो लड़ाई है उसका पास्ट से संबंध है। क्या कि भाई एग्जाम जब चल रहा था तो राम ने मोहन को एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए बोला और मोहन ने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। वहां से उनके बीच जो है वो मनमुटाव स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे ये मनमुटाव जो है वो और आगे बढ़ता गया और अंततः वो मनमुटाव जो है वो मारापीटी में बदल गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पास्ट की जो घटनाएं हैं उनका प्रेजेंट के साथ संबंध होता है। अब यहां कहता है कि यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट द अर्थ हैज अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। आपने साइंस में ऐसा पढ़ा है कि जो हमारा अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, उसका एक बहुत लंबा इतिहास है, ऑफ विच वी ह्यूमंस ऑक्युपाई अ टीनी पार्ट, द मोस्ट रिसेंट वन। और उसमें हम जो मानव लोग हैं उसके एक बहुत छोटे से हिस्से, और उसका सबसे जो अभी रिसेंट वन है, मतलब पृथ्वी का जो विकास है वो बहुत पहले हुआ। पृथ्वी का ये जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, जो पृथ्वी है, उसका जो विकास है वो बहुत प्राचीन है, वो बहुत पुराना है। लंबे समय से ये इसका जो एक
तरीके से कह सकते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है वो एक लंबे समय से चल रही है, और उस विकास की प्रक्रिया में जो मानव का विकास है वो एक छोटा सा पार्ट है जो कि आज का है, हाल फिलहाल का है, रिसेंट वन का है। इसको हम जो है एक डाटा के माध्यम से सही प्रकार से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी में जो पृथ्वी का जो विकास का प्रक्रिया है वो कितना पुराना है, और उसमें जो मानव है उसका क्या रोल है या उसका क्या पार्ट है। तो यहां जो है वो दिखाया गया है कि एक पिक्चर के माध्यम से, आपके बुक में भी होगा, तो उस पिक्चर के माध्यम से ये दिखाया गया है कि जो हमारा अर्थ है वो करीब 4.54 बिलियन ईयर्स एगो ये अर्थ का जो है वो निर्माण हुआ। उसके बाद सबसे पहले जो फर्स्ट सेल्स हैं जिससे मिलकर हमारा शरीर बना है, तो फर्स्ट सेल्स का निर्माण हुआ। उसके बाद करीब 2.33 बिलियन ईयर्स एगो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उनका निर्माण हुआ। उसके बाद करीब 1 बिलियन ईयर्स एगो जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे पृथ्वी पे आए। उसके बाद करीब 600 मिलियन ईयर्स एगो जो स्पॉन्ज एंड फंगी हैं उनका निर्माण हुआ। 700 मिलियन ईयर्स एगो जो कोरल्स हैं उनका निर्माण हुआ। फिर 500 ईयर्स एगो फिश और जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका निर्माण हुआ। फिर जो है उसके बाद इंसेक्ट्स जो कि एम्फीबियंस इंसेक्ट्स हैं उनका निर्माण हुआ। उसके बाद शार्क्स आए, उसके बाद रेप्टाइल्स, डायनासोर जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं, एक वो पिक्चर भी है बड़ा मजेदार है, अगर आपको मौका मिले आप लोग को तो वो देखिए, गुड डायनासोर हॉलीवुड मूवी है। तो ये रेप्टाइल्स हैं, डायनासोर्स हैं, हाँ वो पृथ्वी पे आए। उसके बाद बर्ड्स आए, मतलब जो पक्षियां आए हैं वो डायनासोर के बाद आए। डायनासोर का समय जिस समय था उस समय पृथ्वी पे पक्षी नहीं था। रेप्टाइल्स डायनासोर्स के बाद बर्ड्स आए, उसके बाद मैमल्स आए, उसके बाद फ्लावर्स एंड बीज आए। ये फ्लावर्स और बीज जो आए वो करीब 100 मिलियन ईयर्स एगो जो है उनका निर्माण हुआ पृथ्वी पे। तो इतना लंबा समय तक, मतलब यहां से अगर हम देखते हैं तो 4.54 बिलियन ईयर्स अगो, फ्रॉम 4.54 बिलियन ईयर्स एगो टू 100 मिलियन ईयर्स एगो, इस समय तक, इस लंबे समय तक मानव का कहीं कोई इतिहास नहीं है। उसके बाद सबसे जो छोटा सा पार्ट है यहां पे मानव इतिहास जो है उसको आपको मिलता है कि सबसे पहले करीब, अगर इंडियन सिस्टम में देखें तो वंस प्रिंस हेनरी 1 करोड़ ईयर्स एगो, 1 करोड़ वर्ष पहले जो प्रिमेट्स हैं वो आए। ये जो थे वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मानव जो था वो पेड़ पौधे से नीचे उतरकर, मतलब जमीन पे वो आया, जमीन पे उतरा, ठीक है। तो इस प्रकार के मानव थे। वो जो मानव थे वो एक तरीके के लंगूर का जो प्रजाति उसी तरीके से दिखते थे, और वो बहुत हद तक लंगूर के जैसा ही वो उनका जो बनावट था वो था। बाद में करीब, अब देखिए यहां 1 करोड़ साल पहले, उसके बाद करीब 10 लाख साल पहले, अब 1 करोड़ साल और 10 लाख साल, मतलब बीच में कितना हो गया, 90 लाख। 90 लाख साल तक जो सबसे पहले जो मानव आए थे वो कच्चा मांस खाते थे, घास फूस खाते थे, जानवरों को वही मारकर कच्चा मांस खाते थे।
तो इस प्रकार से वो करीब 90 लाख वर्ष जो है उन्होंने अपना जीवन जिया। उसके बाद करीब 10 लाख साल पहले जो है वो सबसे पहले फायर का आविष्कार हुआ, आग आया। अब ये आग कैसे आया? तो कहता है कि जो आग का ये जो आविष्कार है वो मानव जीवन में एक क्रांतिकारी घटना है। इसने मानव जीवन को इसमें एक अलग प्रकार का जो परिवर्तन है वो लाने का काम किया। अब ये जो आग थे उससे क्या होने लगे कि अब ये जो मानव थे वो जानवरों को पका कर खाने लगे। मतलब कच्चा पहले जो मांस खाते थे, तो अब कच्चा मांस की जगह पे उस मांस को पकाकर खाने लगे, जिससे उनका जो फूड था वो और टेस्टियर हो गया, उसमें टेस्ट बढ़ गए। और दूसरे प्रोटेक्शन के लिए भी फायर जो है वो उसका यूज किया जाता था कि जो जंगली जानवर थे उससे अपने आप को जो प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो ये आदि मानव थे वो इस आग का प्रयोग करते थे। इसके साथ ही ये जो आग था उसने मानव का जो जीवन है उसको और भी कई तरीके से उनको प्रभावित किया। अब ये आग का आविष्कार हुआ कैसे? तो ऐसा माना जाता है कि जो दो पत्थर को टकराने से जब जंगल में जो है वो आग लग गया, तो इस प्रकार का जो घटना है वो जब क्योंकि ये जो जंगली लोग ये थे जंगल में ही रहते थे, तो इनको धीरे धीरे आभास हुआ कि वो लगता है ये दो जो पत्थर है वो टकराता है तो उससे आग लगता है। स्टार्टिंग में जब आग लगा तो जंगल, मान ली अभी देख रहे हैं आप कैलिफोर्निया का जंगल है, वहां आग लगा हुआ है। अमेरिका में पूरा हॉलीवुड जो है वो भाग रहा है वहां से। तो जब कहीं जंगल में आग लग जाता था उसके बाद जो जीव जंतु मर गए, तो जब उनको ये खाते थे तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता था। अब उनको समझ में आया कि ये जो आग है हमारे लिए अच्छा है, और इन्होंने इसका प्रयास किया कि भाई ये इसका ओरिजिनेशन कैसे होता है, मतलब इसका जन्म कैसे होता है, और धीरे धीरे करके मानव ने आग का आविष्कार कर दिया। तो इस प्रकार से जो आग थे उन्होंने मानव को बहुत प्रकार से इनकी मदद की। जैसा कि हमने बताया कि अब इनका जो फूड टेस्ट था वो बदल गया, और इनको जो जंगली जानवर थे उनसे प्रोटेक्शन भी मिलता था। इसके साथ साथ रात के अंधेरे से भी इनको प्रोटेक्शन मिलता था। रात के अंधेरे में भी अब पहले क्या थे कि भाई ज्यादा अंधेरा हो जाता था तो ये अपना जो आवागमन है उसको स्थगित कर देते थे, रोक देते थे। लेकिन अब क्या होने लगा कि भाई अब रात में भी ये जो लोग थे वो इस आग का यूज करके और जो इमरजेंसी है उसमें अपने आवागमन को सुगम बनाने का काम करते थे। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो मानव जीवन था उसमें परिवर्तन आने लगा। और उसके बाद करीब 3 लाख साल पहले, मतलब 3 लाख साल पहले जो होमोसेपियंस है, जिसको हम कह सकते हैं विकसित मानव, होमोसेपियंस को ही विकसित मानव कहा जाता है। अब ये जो आदि मानव है और होमोसेपियंस है, मतलब पेरीमेट्स और होमोसेपियंस के बीच में मानव विकास का एक बहुत लंबा इतिहास है। मतलब इनमें बहुत सारे स्टेज हुए, ठीक है, जैसे निएंडरथाल और भी हैं बहुत सारे की, मतलब धीरे धीरे करके 8-9 स्टेज से ये जो है वो आगे बढ़ते हुए और अंत में होमोसेपियंस जो है जिसको आज का हम मानव कह सकते हैं, ठीक है, तो उनका विकास होता है। और ये ये जो विकास का प्रक्रिया आप उसको ये इस तरीके से भी समझते हैं, समझ सकते हैं कि 1 करोड़ साल पहले से लेकर 3 लाख साल पहले के बीच में, मतलब करीब आप जोड़ लीजिए कि 1 करोड़ उधर, 1 करोड़ में से 3 लाख, मतलब 97 लाख साल बीच में ये मानव जो विकास का प्रक्रिया है वो चलते रहा। मानव का ये जो परिवर्तन है, मानव में जो चेंजिंग है वो होते गया, और लास्ट में जाकर ये जो होमोसेपियंस है मानव, जिसको हम आज का मानव कहते हैं,
वो मानव जो है प्रकाश में आया। उसके बाद करीब 6500 साल पहले राइटिंग का आविष्कार हुआ। मतलब 3 लाख साल पहले जो मानव थे उनको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, और ये जो राइटिंग का प्रक्रिया है वो भी कब, तो 6500 साल पहले जो है ये कार्य स्टार्ट हुआ। 6500 साल पहले तो लिखना स्टार्ट हुआ, लेकिन बहुत सारे उनके जो लेख हैं उनको पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि उनके जो लेख हैं वो अलग लिपि में लिखे गए हैं। ये 6500 साल तो बहुत पुराना हो जाता है। आप अगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो बहुत सारी जो मोहरे मिली हैं, मनके मिले हैं, उसमें भी जो लेख हैं, उस लेख को भी अभी तक इतिहासकारों के द्वारा पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि वहां पे जो लेख यूज किए गए वो चित्रात्मक लिपि है। मतलब चित्र में चित्र के जैसा वो लिपि है, और उस समय उस चित्र का क्या मतलब था, वहां के जो लोग थे उस चित्र का किस प्रकार से यूज करते थे, उसको किस प्रकार से समझते थे, वो आज तक जो इतिहासकार हैं उसको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाई पृथ्वी का इतिहास कितना पुराना है और उसमें जो मानव इतिहास है वो कितना छोटा है। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो द एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे जो लाइफ का एवोल्यूशन है उसको इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, जो कि हमको ऐसा समझ में आता है कि क्लास 6 के बच्चों के स्टैंडर्ड के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रयास है एनसीईआरटी के द्वारा। ये इसके माध्यम से जो बच्चे हैं वो अब अच्छे तरीके से इसको समझ पाए। अब चलते हैं, कहता है कि मेनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अब ये इतिहास का जानकारी हमको कहां से मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अर्थ के हिस्ट्री का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन के आधार पर ही इतिहास लिखा जाता है। और ऐसा नहीं कि अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर उनका जो मन में आया वो लिख दिए, तो उसमें यही जो टाइमलाइन है और जो सोर्स है उसके आधार पर इतिहास का निर्माण किया जाता है, इतिहास लिखा जाता है। सम ऑफ देम आर ट्रेंड टू अनकवर द सीक्रेट्स लेफ्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस। उनमें से जो कुछ लोग होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, किस चीज में ट्रेंड होते हैं, तो अनकवर द सीक्रेट्स, कि वो जो कुछ सीक्रेट है, सीक्रेट कहने का मतलब वैसा चीज जिसके बारे में हम जानते नहीं, हम लोगों के लिए अनजान है वो, तो उस चीज को, उस प्रकार के जो सीक्रेट्स हैं जो कि हमारे अर्थ सरफेस के अंदर दबे हुए हैं, उनको वे क्या करते हैं कि उनको वो अनकवर करने में ट्रेंड होते हैं। अब यहां पे अनकवर, डिस्कवर, डिस्कवर कहने का मतलब है कि कोई चीज जो है वो है लेकिन हमको जानकारी नहीं है, और उसको जो है कवर के ऊपर से वो डिस हटा दी। अनकवर का मतलब कि वो सारा चीज है हमारे पास लेकिन वो बंद है सब, लेकिन उसको खोलने का जो काम करते हैं, अनकवर करने का जो काम करते हैं, वैसे कुछ लोग हैं जो कि ट्रेंड है इस चीज में। कहता है कैन हेल्प अस लर्न अबाउट इट्स पास्ट, और हमें वो मदद करते हैं कि वो जो चीज है जिसको उन्होंने, वो सीक्रेट चीज जिसके बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा किया है, उसको अनकवर किया है, तो उसके पास्ट को समझने में हमारी मदद करते हैं। और जब उस चीज का जो पास्ट है उसका जानकारी हमको मिलता है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हम मानव लोग हैं, मतलब एंड ऑल्सो आवर पास्ट कहने का मतलब कि इससे उस चीज के बारे में जो जानकारी हमको मिलता ही है, हम लोग जो है वो भी अपने पास्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं या जानकारी ले पाते हैं। इस प्रकार के जो कुछ लोग हैं जिनके वो पहले वो पिक्चर दिए गए, पिक्चर पे यहाँ पे हम नहीं बनाए हैं, लेकिन उनके जो नाम है उनसे हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जियोलॉजिस्ट। ये जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि ये करते हैं कि स्टडी दी फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, अर्थ के फिजिकल
फीचर का स्टडी करते हैं, जिनको हम भूवैज्ञानिक भी कर सकते हैं। अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे आप जानते होंगे कि फिजिकल फीचर में क्या है, तो यहाँ सॉइल किस प्रकार का है, स्टोन जो है उसका अध्ययन, हिल्स जो है वो छोटे छोटे पहाड़ियां हैं, माउंटेन्स जो बड़े पहाड़ हैं, रिवर्स है, सीज है, ओशियंस है, एंड अदर सच पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के और भी जो इस प्रकार के पार्ट्स हैं उसका अध्ययन करके भूवैज्ञानिक लोग पृथ्वी के बारे में जो कुछ अनसेक्रेट चीज है, मतलब कुछ जो सेक्रेट चीज है उसको अनकवर करने का कार्य करते हैं और हमें उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये है जियोलॉजिस्ट का ये काम है, भूवैज्ञानिक का काम है। दूसरे जो लोग हैं वो है पैलिएंटोलॉजिस्ट। ये क्या है? इनको जो है वो एक तरीके से जीवाश्म विज्ञानी कहते हैं। जीवाश्म कहने का मतलब कि जीव का जो अवशेष है, ठीक है ना, उसका ये अध्ययन करने वाले लोग होते हैं। तो ये किस चीज का स्टडी करते हैं? तो स्टडी द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस के वैसे रिमेन्स, रिमेन्स कहने का मतलब कि कुछ चीज बचा हुआ है। ह्यूमंस का कोई पार्ट, कोई दांत है, कोई हड्डी मिला है, ठीक है, कोई जो पेड़ है उसका कुछ पार्ट मिला है। तो इस प्रकार के जो रिमेन्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस की फ्रॉम मिलियन ऑफ इयर्स एगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल, जो कि मिलियन ऑफ इयर्स एगो पुराने हैं और वो फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं, तो उनका ये अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के आधार पे उस समय किस प्रकार के मानव थे, किस प्रकार के पेड़ पौधे थे, किस प्रकार की जंतुएं थी, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। अब ये फॉसिल्स क्या है? तो फॉसिल्स जो है इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि इंप्रेशंस ऑफ फुटप्रिंट्स और पार्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल। कहता है कि फुटप्रिंट्स के जो इंप्रेशंस हैं, मतलब पद चिन्हों के जो कुछ साक्ष्य हैं। पद चिन्ह का मतलब कि भाई इससे पता चले कि हाँ उस समय ये लोग थे, उनका जानकारी मिले किसी चीज का, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, तो उनका जो फुटप्रिंट्स है, चाहे वो पार्ट्स हैं इसके, प्लांट्स के, एनिमल्स के, वो पाए जाते हैं that are found preserved within layer of soil or rocks, जो कि सॉइल या जो रॉक्स हैं उनके लेयर के बीच में प्रिजर्व्ड है, दबे हुए लंबे समय। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल के रूप में देखिए कि आपका घर है, तो जब आप घर बनाते हैं, बहुत सारा लोग जब घर बनाते हैं तो देखते हैं कि भाई हर लोग जो है वो अपना जो जिसको हम कहते हैं कि वो बांधता है सीढ़ी पे वो चढ़ने वाला, जिसको हम कह सकते हैं कि प्लिंथ, तो वो हमेशा हर लोग जो है वो ऊंचा बनाता है। लेकिन 10 साल, 15 साल, 20 साल होते होते वो नीचे चला आता है। बहुत सारे लोगों का आप घर देखेंगे कि जमीन के अंदर चला गया है, 2 फीट 3 फीट। तो इस प्रकार से लगातार क्या हो रहा है कि जो मिट्टी का परत है वो लगातार चढ़ रहा है, और जब ऊपर वाला जो पार्ट है वहां तो मिट्टी है, लेकिन जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो रॉक्स भी हमको मिलना स्टार्ट होता है, चट्टान जो है वो मिलना स्टार्ट होता है। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो, चूंकि वैसे तो ज्योग्राफी में पढ़ना है मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इन सारे चीजों का कि भाई किस प्रकार से ये जो रॉक्स हैं उनका निर्माण होता है और किस प्रकार उनके बीच में एक तरीके का एक सर्किल बना हुआ है, ठीक है, कि जब नदियों से सेडिमेंट्स नदियां अपने साथ बहाकर लाती हैं और वो लंबे समय तक जब दब के रहता है तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। उसके बाद जो है वो
सबसे लास्ट में देखिए वो दिमाग पे वो निकल रहा है। तो इस प्रकार से वो हिस्ट्री का टॉपिक है, वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, वहां हम अभी नहीं चलेंगे। बस इतना हमको समझना है कि जो लंबे समय से जो भी इस प्रकार के जो अवशेष हैं, चाहे वो मानव के हों, जीव जंतु के हों, पेड़ पौधे के हों, जो कि लंबे समय से मिट्टी के सतह में दबे हुए हैं, या जो चट्टाने हैं उनके बीच दबे हुए हैं और वो प्रिजर्व हैं, सुरक्षित तरीके से दबे हुए हैं, तो इस प्रकार के जो अवशेष हैं उनको हम जो है फॉसिल्स कहते हैं। ये जो फॉसिल्स हैं वो एक तरीके से आप देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे बम बोले, एक कोयला है, पेट्रोलियम है, ये क्या है? तो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल हैं, मतलब इसी प्रकार के जो अवशेष लंबे समय तक दबे रहते हैं, जिससे इस प्रकार के जो फ्यूल्स हैं उनका निर्माण होता है। तो ये जो पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, मतलब जीवाश्म विज्ञानी हैं, उनका काम जीवाश्मों का अध्ययन करना है, फॉसिल्स का अध्ययन करना है। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो, इनको हम मानव विज्ञानी कहते हैं। ये क्या करते हैं? तो ये स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी का, कि भाई मानव समाज किस प्रकार का था, कल्चर किस प्रकार का था, फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। मतलब जब हम देखते हैं कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, या उसके बाद आप जो है वो देखते हैं गुप्ता पीरियड है, मौर्य पीरियड है, उसके बाद हम जो है वो और आगे बढ़ते हैं, तो इसी प्रकार से जो अलग अलग पीरियड हैं, चाहे वो कोई भी पीरियड हो, कहने का मतलब है कि चाहे मुगल पीरियड हो, अंग्रेज का पीरियड हो, या उसके पहले हर्षवर्धन का पीरियड हो, राजपूत पीरियड हो, जितने भी पीरियड हैं, तो उस समय का समाज किस प्रकार का था, उस समय जो लोग थे उनका कल्चर किस प्रकार का था, इन सारी चीजों के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, जिनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट या मानव विज्ञानी कहते हैं। ये उस कालखंड में मानव गतिविधियों का अध्ययन करते थे कि भाई जो मानव हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं, उनका आर्थिक स्थिति कैसा है, सामाजिक स्थिति कैसा है, कल्चरल स्थिति कैसा था, रिलीजियस स्थिति कैसा था। तो एक प्रकार से ये जो लोग हैं वो हमें उस समय के मानव स्थिति के बारे में अवगत कराने का काम करते हैं। फिर लास्ट में है आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व वेदा जिनको कहते हैं, पुरातत्वविद लोग। ये किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो स्टडी दी पास्ट का ही ये भी स्टडी करते हैं। तो कैसे? तो बाय डिगिंग अप रिमेन्स, मतलब जो पुराने रिमेन्स बचे हुए हैं उनको डिग करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कहाँ संबल में खुदाई हो रहा है, बावड़ी निकल रहा है, बहुत सारे मंदिर निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो खुदाई करने का जो काम है वो इन्हीं लोगों का है। That people, plants and animals left behind, जो कि मानव, प्लांट्स या एनिमल्स के द्वारा वो छोड़ा गया है, मतलब उस समय के मानव, प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो उनका प्रयोग करते थे। जैसे उस समय के कुछ टूल्स मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, बेड्स हैं, फिगरिन्स हैं, टॉयज है, बोन्स है, टीथ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, बर्न ग्रेन्स, पार्ट ऑफ हाउसेज और ब्रिक्स एमंग अदर। मतलब इन सारे, ये जो सारे प्रकार हैं, जो टूल्स हैं, कि भाई जो प्राचीन काल के जो लोग थे, अलग अलग पीरियड के जो लोग थे, वो किस प्रकार के टूल्स का यूज करते थे, किस प्रकार के पोट्स का यूज करते थे, बेड्स का यूज करते थे, ठीक,
टूल्स सामान, पोट्स वही घड़ा, बीड्स मतलब मन का उनका टाइप का, फिगरिंग्स मतलब वही मुहर उहर टाइप का, टॉयज मतलब खिलौने, बोन्स मतलब हड्डियां, टीथ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये जो टीथ है हमारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा समय तक ये रहता है, ठीक है ना। और उसके आधार पे भी ये जो लोग हैं वो उस समय के अध्ययन में इनका वो सहायता करता है, जो दांत है वो। फिर वर्ड ग्रेन्स मतलब कुछ जो जले हुए अनाज हैं, जिससे पता चलता है कि भाई कहां से जले हुए अनाज के साक्ष्य मिले हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, रिपीटेड होते हैं। पार्ट ऑफ हाउसेस, हाउस जो थे वो उनके कितने पार्ट थे, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो घर थे वो किस प्रकार के बने हुए थे, नालियों का प्रणाली किस प्रकार का था, घर में दरवाजा जो है वो किधर खुलता था, किस तरफ खुलता था, सड़कें जो है वो एक दूसरे को संपूर्ण डिग्री में कैसे काटती थे, नदियों से निकलने का जो पानी है उसके लिए समुचित व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से किया गया था, घर में लाइटिंग के लिए किस प्रकार से व्यवस्था किया गया, तो इन सारी चीजों का वो अध्ययन करते हैं। इसके साथ ब्रिक्स कि उस समय किस प्रकार की जो ईंटें हैं उनका प्रयोग किया जाता था, और अमंग अदर्स कहने का मतलब कि और भी बहुत सारी जो इस प्रकार की चीजें हैं उनका ये अध्ययन करने का कार्य करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो है वो अच्छा लगा होगा, आप इसको अच्छे से तो समझे होंगे। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी हम बहुत जल्द आपके साथ लाएंगे, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो कि इतिहास में रुचि रखने वाले हैं, इतिहास से उनका विशेष जुड़ाव है, वैसे दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।